बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये दो टॉपिक हैं, इनका हमने इंट्रोडक्शन करना है कि इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये मेडिकल स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं और जो नर्सिंग वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ये टॉपिक जो है, ये जो फार्मेसी के स्टूडेंट हैं स्पेशली जो कैटेगरी बी से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो हमारे पास है एनाटॉमी। एनाटॉमी जो है, एनाटॉमी का हमने सबसे पहले क्या देखना है कि एनाटॉमी जो वर्ड है वो कहाँ से आया हुआ है और इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले जो है द वर्ड एनाटॉमी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एनाटॉमी। एना मीनिंग ए पार्ट और स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद है द वर्ड टोमी मीन्स कटिंग, दैट इज बाय डाइसेक्शन। यानी टोमी का मतलब जो है वो है कटिंग, लेकिन किस किस्म का कटिंग? बाय डाइसेक्शन के, बाय डाइसेक्शन, ठीक है। फिर आता है इसका डिफिनीशन। ह्यूमन एनाटॉमी इज द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। उसके बाद हमारे पास आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या चीज़ है कि द टर्म फिजियोलॉजी इज ए combination of two Greek words. Physios means nature, logos means science or study. Physiology is the science that treats the function of the living organisms and its parts. Second definition इसका होगा physiology is the study of how the body system work. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ हम आते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी इससे पहले दुनिया में किस तरह ये इंसान आया, इंसान बना कैसे, किस किस्म के कौन कौन सी चीज़ों से इंसान बना है। तो अगर हम देखें एटम, क्या चीज़ देखें? एटम। एटम जो है वो क्या है कि इसका डिफिनीशन क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये तो एटम का डिफिनीशन हो गया। अब एटम हमारे लिए कितना ज़रूरी है? एटम जो है जिस तरह नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, यानी हम इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बाद आ रहा है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या हैं? जैसा कि हमारा कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, तो ये चीज़ क्या है? मॉलिक्यूल्स। उसके बाद आ रहा है हमारा क्या? सेल। सेल जो है, सेल को कहते हैं कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी सेल के बगैर जो है पूरी दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं वो सेल से बनी हुई है, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। उसके बाद आता है कि अगर ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल कंबाइन टू मेक ए टिश्यू, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल कंबाइन टू मेक ए टिश्यू। टिश्यू क्या चीज़ है? टिश्यू की 4 अक़सामें हैं। एक को हम कहते हैं एपिथेलियस टिश्यू, दूसरे को हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू, तीसरे को हम कहते हैं मस्कुलर टिश्यू, चौथे को हम कहते हैं नर्वस टिश्यू। अब ये जो टिश्यू हैं, जब एक ग्रुप ऑफ सिमिलर फंक्शन परफॉर्म टिश्यू कंबाइन टू मेक ऑर्गन्स, क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स। जब ग्रुप ऑफ टिश्यू एक जैसे सिमिलर टिश्यू आपस में मिलते हैं तो ये जब आपस में मिल जाते हैं उससे क्या बन जाता है? ऑर्गन्स। ऑर्गन्स जो हैं, जैसा कि हमारे बॉडी का कोई भी ऑर्गन आप ले लें, ठीक है, जैसा हो गया किडनी हो गया, हार्ट हो गया, मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे जो वेन्स हैं, ठीक है, ये जो हमारे ऑर्गन इसको कहते हैं, ठीक है।
फिर कहते हैं कि अब ऑर्गन जो हैं वो क्या चीज़ हैं, सिमिलर फंक्शन ऑर्गन कंबाइन टू मेक ऑर्गन सिस्टम, या सिस्टम ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम एक ही बात है कि जब सिमिलर फंक्शन के ऑर्गन आपस में जुड़ जाते हैं तो वो सिस्टम ऑर्गन बनाते हैं। और एक जैसे ग्रुप यानी एक जैसे सिस्टम ऑर्गन जब आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या बनाती है, ह्यूमन बॉडी। ये थोड़ा सा इसका ऑर्गेनाइजेशन था कि कैसे इसकी बनावट है। थोड़ा सा मैं आपको फ्रॉग एनाटॉमी के बारे में बताऊंगा कि फ्रॉग एनाटॉमी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ है, थोड़ा सा वो देख लें, ठीक है। तो फ्रॉग एनाटॉमी में देखें कि जब इसका डाइसेक्शन ये है कि जब इसको हम काटते हैं और इसके अंदर अंदरूनी पार्ट्स को हम देखते हैं, ठीक है, तो ये है डाइसेक्शन, ठीक है। जब इसका डाइसेक्शन हुआ है तो डाइसेक्शन के बाद इसका पता चला है कि इसके अंदर हार्ट मौजूद है, इसके अंदर एसोफेगस मौजूद है, इसके अंदर लिवर मौजूद है, इसके अंदर स्टोमक मौजूद है, इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन मौजूद है, इसके अंदर लार्ज इंटेस्टाइन मौजूद है, कोलोइकल एपरेचर मौजूद है, ठीक है। उसके बाद है हार्ट मौजूद है, उसके बाद है लंग्स, ये भी इसके अंदर मौजूद है, गल ब्लैडर भी इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। फैट बॉडीज़ भी हैं इसके अंदर, फिर इसके अंदर किडनीज आ रही हैं, 2 किडनीज है, एक ये है, ठीक है। यूरेटर इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर भी इसके अंदर मौजूद है एंड क्लोआका। यानी जब इसका डाइसेक्शन हो गया था फ्रॉग का, तो फ्रॉग का डाइसेक्शन करने के बाद हमें इन चीज़ों के बारे में इल्म हुआ कि फ्रॉग के अंदर कौन कौन से इसके बॉडी पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से इसके ऑर्गन्स होते हैं और कौन सा ऑर्गन क्या काम करता है, ठीक है। हमारा जो मेन वो जो है टॉपिक है वो एनाटॉमी में ये है कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में कि हमने देखना है कि इंसान के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो कैसे हैं, कैसे बने हुए हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसे है, ठीक है, और हर एक ऑर्गन का काम क्या है, ठीक है। अब थोड़ी सी हम हिस्ट्री की तरफ आएंगे। हिस्ट्री इसकी ये है कि ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है हिपोक्रेट्स, ये जो दुनिया का सबसे पहले फिजिशियन जिसको यानी जैसा कि हम डॉक्टर इसको कह सकते हैं कि दुनिया में जो सबसे पहले डॉक्टर था उसका नाम था हिपोक्रेट्स। उसके बाद है हेरोफिलस आता है, फिर है एंड्रियास वेसाइलस आता है, फिर आता है अरिस्टोटल। थोड़ा सा ब्रीफ इस पे भी एक नज़रसानी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने हिपोक्रेट्स का जिक्र किया। हिपोक्रेट्स इज़ द फर्स्ट फिजिशियन इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे पहले जो डॉक्टर बना था वो कौन था, हिपोक्रेट्स, ठीक है, ये था। हिपोक्रेट इज़ द फादर ऑफ मेडिसन, यानी इसको मेडिसन का बाप कहा जाता है। हिपोक्रेट्स इज़ द फाउंडर ऑफ एनाटॉमी, यानी इसने ये एनाटॉमी का बानी भी इसको कहा जाता है। उसके बाद आ रहा है हेरोफिलस। हेरोफिलस को कहा जाता है, हेरोफिलस इज़ द हीरो ऑफ एनाटॉमी। इसको हीरो ऑफ एनाटॉमी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने सबसे पहले डाइसेक्शन किया था कि डाइसेक्शन के बाद इसने हमें बताया कि इंसानी जिस्म के अंदर लिवर होता है, हार्ट होता है, किडनी होते हैं, ठीक है, वेन होते हैं, ठीक है, यूरिन ब्लैडर होता है, स्टोमक होता है। इन चीज़ों के बारे में हमें हेरोफिलस ने बताया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, he is the hero of anatomy because he derived the word dissection. He is the first person that dissect human body. He is also known as the father of anatomy. इनको भी फादर ऑफ एनाटॉमी कहा जाता है। उसके बाद आ रहे एंड्रियास वेसाइलस। एंड्रियास वेसाइलस इज द फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी। एंड्रियास वेसाइलस को फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने हमें तारुफ करवाया जब इसने डाइसेक्शन कर लिया। डाइसेक्शन के बाद हमें हार्ट के बारे में बताया, हमें लंग्स के बारे में बताया, हमें स्टोमक के बारे में बताया कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है, इसका काम ये है। तो ये सारी चीज़ें के बारे में हमें किसने बताया, एंड्रियास वेसाइलस ने। इसलिए इसको कहा जाता है मॉडर्न एनाटॉमी, यानी फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी। उसके बाद हमारे पास आता है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल जो है, अरिस्टोटल इज़ द फादर ऑफ कंपैरेटिव एनाटॉमी, ठीक है।
इसको इसलिए कंपेरेटिव एनाटॉमी का फादर कहा गया है कि इसने कंपेयर किया है मुख्तलिफ हमारे जो ऑर्गन्स है, इसको देखा है, इसका मुआवजा किया है कि कौन सा जो ऑर्गन है और इसका काम क्या है और इसका शक्ल कैसा है, इसकी बनावट कैसी है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें किसने बताया था? हमें अरिस्टोटल ने बताया था। ये थोड़ी सी ब्रीफ इसकी हिस्ट्री हो गई है, ठीक है। हम आते हैं ब्रांचेस के बारे में। जो इसके ब्रांचेस हैं वो कौन कौन से ब्रांचेस हैं इसके, ठीक है। अब ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी और सब डिवीजन एनाटॉमी, ये एनाटॉमी भी इसे हम कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम इसमें एनाटॉमी कहते हैं, लेकिन एनाटॉमी इसको कहा जा सकता है। सबसे पहले जो ब्रांच है इसकी ग्रॉस एनाटॉमी, फिर आता है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, ठीक है, फिर आता है डेवलपमेंटल एनाटॉमी। अब हमारे पास जो ग्रॉस एनाटॉमी है वो क्या है? द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ विच कैन सी बाई नेक्ड आइज, यानी ग्रॉस एनाटॉमी में हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, वो जो है स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे जिनको हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। जैसा कि अगर हम किसी ह्यूमन बॉडी को डाइसेक्ट करते हैं, उसको चीर फाड़ते हैं, तो उसके अंदर वाले जो पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स है, वो हमें नज़र आते हैं, जैसा कि दिल है, गुर्दे हो गए, ठीक है, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो, ठीक है। उसके बाद है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में दो किस्म के आते हैं, हिस्टोलॉजी आता है, एक सेल बियोलॉजी आता है। हिस्टोलॉजी में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? हिस्टोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि द स्टडी ऑफ टिश्यू की जो स्टडी है वो हम हिस्टोलॉजी में पढ़ेंगे, और सेल बियोलॉजी जो है वो हम पढ़ेंगे द स्टडी ऑफ सेल। सेल बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे द स्टडी ऑफ सेल, एंड हिस्टोलॉजी में हम पढ़ेंगे द स्टडी ऑफ टिश्यू। फिर आता है हमारे पास डेवलपमेंटल एनाटॉमी। डेवलपमेंटल एनाटॉमी में हम एम्ब्रियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। एम्ब्रियोलॉजी में जब मेल और फीमेल के जाइगोट आपस में मिलते हैं और उसका जो एग बनता है, यानी द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट 8 वीक ऑफ डेवलपमेंटल आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, यानी इसको हम सिंपली ऐसा भी कह सकते हैं कि फीटस टू डेथ, यानी जब बच्चा माँ के गोद यानी माँ के पेट में होता है तब से लेकर उसके मरने तक के बारे में हम डेवलपमेंटल एनाटॉमी में पढ़ेंगे। फिर हमारे पास आता है कौन सा? फिर हमारे पास आता है सरफेस एनाटॉमी। ये जो सरफेस एनाटॉमी है, सरफेस एनाटॉमी में हम स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल स्किन के बारे में पढ़ेंगे कि इंटरनल स्किन हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं। अब इंटरनल स्किन में ये है कि जब हम किसी बॉडी को डाइसेक्ट करते हैं तो डाइसेक्शन के बाद हमें पता चलता है कि अंदर लंग्स कैसे हैं, क्या काम है लंग्स का, हार्ट कहाँ पे मौजूद है, ये चीज़ें के बारे में हम ये जो है स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल स्किन यानी सरफेस एनाटॉमी में पढ़ेंगे। उसके बाद है रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी में ये है कि हमने पढ़ना है लोकेशन ऑफ ऑर्गन्स, कि जो ऑर्गन जो है इंसानी जिस्म के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं उनका लोकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पे है। जिस तरह ब्रेन हो गया, यानी इंसानी दिमाग जो हो गया, ब्रेन कहाँ पे मौजूद है, लिवर कहाँ पे मौजूद है, लंग्स कहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है, गल ब्लैडर कहाँ पे मौजूद है, थायराइड ग्लैंड कहाँ पे मौजूद है, स्टोमक कहाँ पे मौजूद है, किडनी कहाँ पे मौजूद है, लोअर इंटेस्टाइन कहाँ पे मौजूद है, स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पे मौजूद है, ठीक है। किडनीज जो हो गई, यूरिनरी ब्लैडर जो है, यानी ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, ये कहाँ पे मौजूद हैं। तो हम रीजनल एनाटॉमी में उनकी लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है सिस्टमेटिक एनाटॉमी। सिस्टमेटिक एनाटॉमी में हमने ऑल सिस्टम इन योर बॉडी के बारे में पढ़ना है। किस तरह कि जो लीवर है, लीवर का काम क्या है, गल ब्लैडर जो है इसका काम क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है इसका काम क्या है, एपरेटस जो है इसका काम क्या है, एसोफेगस जो है इसका काम क्या है, स्टोमक जो है इसका काम क्या है, पैनक्रियास है इसका काम क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है।
तो इन सारे वो जो है सिस्टम है, जिस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, यूरिनरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, इन सिस्टम के बारे में, नर्वस सिस्टम जो हो गया, इन सिस्टम के बारे में हम सिस्टमेटिक एनाटॉमी में पढ़ेंगे। फिर आता है हमारे पास कैडावेरिक एनाटॉमी। कैडावेरिक जो है, कैडावेरिक में हमने पढ़ना है द स्टडी ऑफ डेड और प्रिजर्व बॉडीज, यानी डेड बॉडीज और प्रिजर्व उन बॉडीज को कहा जाता है जैसा कि हम किसी बॉडी में से किसी एक ऑर्गन को निकाल कर साइड पे रखवा देते हैं और उसे एक ऐसी प्रिजर्व यानी ऐसी महफूज जगह पे रखवा देते हैं, महफूज चीज़ के अंदर रखवा देते हैं कि जैसे वो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद हो और महफूज हो। तो उसको महफूज रखने के लिए हम फार्मोलिन का इस्तेमाल करते हैं। फार्मोलिन यूज़ फॉर प्रिवेंशन, यानी उनकी हिफाजत के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? फार्मोलिन का। फिर आता है लिविंग एनाटॉमी। लिविंग एनाटॉमी में ये है कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि आप बीमार होते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको डायग्नोस करता है, फिर आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखकर देता है। तो ये हैं लिविंग एनाटॉमी में हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है इमेजिंग एनाटॉमी और रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। इमेजिंग जो है ये क्या चीज़ है? यानी द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर बाय इमेजिंग टेक्निक, यानी इमेजिंग टेक्निक के ज़रिए जिसके इसमें हम पढ़ेंगे जैसा कि रेडियोग्राफिक हो गया, एक्स रेज हो गया, गामा रेज हो गया, ठीक है। ग्राफिक्स का मतलब जो है वो क्या है? इमेज या फोटो या डेटा। यानी इमेजिंग एनाटॉमी या रेडियोग्राफिक एनाटॉमी में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? रेडियोग्राफिक यानी जैसा एक्सरे हो गया, जब आपका हाथ में कोई फ्रैक्चर आ जाता है तो आपको डॉक्टर डायग्नोस करता है कि जाके आप एक्सरे करवाएं, तो वहाँ पे एक्सरे में वो चेक करता है, यानी वो इमेज आ जाता है आपके हाथ का, आपके वो जो है टांग का, किसी भी आपके जिस्म के ऑर्गन का, तो उसमें डॉक्टर फिर आसानी के साथ उसको पता चल सकता है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास क्या चीज़? जेनेटिक एनाटॉमी। जेनेटिक एनाटॉमी जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन क्रोमोसोम्स, ठीक है। फिर आता है पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी जो है वो इसमें हम पढ़ेंगे कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर चेंज इन ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद डिजीज। मिसाल के तौर पर कि जब आपको पता हो कि आपने पहले आपके जिस्म के अंदर जो आपके ऑर्गन हैं, मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं किस चीज़ को? किडनी को, स्टोमक को, कि जो हमारा स्टोमक है उसका काम क्या है? डाइजेशन करना है। या हम किडनी ले लेते हैं कि किडनी का काम क्या है? किडनी का काम ये है कि किडनी क्या करते हैं? ब्लड को फिल्टर करते हैं और आपके जिस्म के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको ये पास आउट करते हैं, बाहर फेंकती हैं, ठीक है। अगर किसी बीमारी की वजह से आपका किडनी जो है ये इफेक्टेड हो जाता है तो क्या होगा कि उसमें वो ताकत नहीं रहेगी जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट को वो बाहर निकाल सके, या यूरिक एसिड आपका ज़्यादा हो जाता है, यानी जिसकी वजह से आपकी किडनी कमज़ोर हो जाती है और उसके साइज़ और उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है, या आपकी किडनी बड़ी हो जाती है या आपकी किडनी बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। तो वो जो चीज़ें हैं वो हम पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में पढ़ेंगे। फिर आता है एप्लाइड एनाटॉमी। एप्लाइड एनाटॉमी को हम क्लिनिकल एनाटॉमी भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको कहते हैं द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एनाटॉमी, रोल इन डायग्नोसिस एनी टाइप ऑफ डिजीज़। जब आपका बीमारी का पता चल जाता है कि इसको कौन सी बीमारी हुई है, किस किस्म की बीमारी हुई है, और आपकी बीमारी के बाद जो आपको दवाई मिल जाती हैं, ठीक है, जो प्रिस्क्रिप्शन मिल जाती हैं, तो उसके बारे में हम एप्लाइड एनाटॉमी में पढ़ेंगे। अब आता है हमारे पास फिजियोलॉजी की कुछ ब्रांचें हैं। एंडोक्राइनोलॉजी हैं, कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी हैं, रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी है, रेनल फिजियोलॉजी है, फोटो
फोटोफिजियोलॉजी है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आता है एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी जो है इसमें हम एंडोक्राइन के बारे में पढ़ेंगे। एंडोक्राइन, द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। फिर आता है कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी। कार्डियोवास्कुलर मीन्स हार्ट, यानी कैसे हमारा दिल जो है वह पंपिंग करता है, कैसे हमारा दिल जो है मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी को खून पहुंचाता है, यानी वो जो वस्कुलर वेसल्स जो हैं उन तक, यानी आपके जो है वो जो बॉडी को कैसे खून पहुंचाता है। फिर आता है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी जो है द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। आपके जिस्म के अंदर जितने भी सिस्टम हैं, हर एक सिस्टम का अपना अपना वर्क होता है, अपना अपना काम होता है। इम्यूनोलॉजी जो है इसका काम ये है कि आपके जिस्म के अंदर बैक्टीरिया हो गया, जरासीम हो गया, जैसे ही वो एंटर होते तो इम्यूनोलॉजी का काम क्या है कि उसको प्रोटेक्ट करता है, आपके जिस्म को प्रोटेक्ट करता है, यानी बैक्टीरिया से, जर्म से। ठीक है। फिर है हमारे पास रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी। रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी में ये है कि रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी में द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ एयर पासेज वेज एंड लंग्स। ठीक है। फिर आता है रेनल। रेनल का मतलब है किडनीज, यानी द स्टडी ऑफ किडनी इज कॉल्ड रेनल फिजियोलॉजी। ठीक है। फिर आता है एनाटॉमी सिस्टम। एनाटॉमी सिस्टम के अंदर जितने भी आपके सिस्टम मौजूद हैं, जिस तरह के हमारे पास है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है कैसे आपका दिमाग आपके नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। ठीक है। यानी जो नर्वस आपके बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उन सब को कंट्रोल आपका दिमाग करता है। आपके जिस्म के अंदर जितने भी सिस्टम हैं, इन सारे सिस्टम को कंट्रोल करने वाला आपका दिमाग है। तो कैसे आपका दिमाग आपके नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। फिर आता है हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम कि कैसे वो जो है आपके जिस्म के अंदर गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है। जेनेटल सिस्टम जो है, ठीक है, जेनेटल सिस्टम में हमने पढ़ना है जेनेटिक के बारे में। ठीक है, कि मेल एंड फीमेल जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में हम जेनेटल सिस्टम में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम जो है वो ढांचा, जो इंसानी बॉडी जो है उसका ढांचा कैसे है, किस किस्म का है, हड्डियों से बना हुआ है। ठीक है। तो वो जो आपका स्कल है, यानी जो आपकी खोपड़ी है, या जो आपके जिस्म जो मुकम्मल ढांचा है, उसमें हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमने पढ़ना है कि द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, यानी कार्डियोवास्कुलर में हमने दिल कैसे पंपिंग करता है, कैसे मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी को वो खून पहुंचाता है। उसके बाद हमारे पास आता है क्या चीज़ के डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है कि आपने खाना खाया, ठीक है, आपने कार्बोहाइड्रेट्स लिया आपने खाने में प्रोटीन लिया, आपको उनसे कैसे एनर्जी मिलती है, ये हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। यूरिनरी सिस्टम जो है, यूरिनरी सिस्टम जो आपका यूरिन बनकर आपका पास आउट हो रहा है, तो वो किडनी कैसे बना रही है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि किडनी जो है उसका काम ये है कि आपके जिस्म के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको वो आपके बॉडी से पास आउट करता है। ठीक है। तो ये जो यूरिन है, ठीक है, ये भी आपके जिस्म के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होता है, तो वो किडनी के ज़रिए बाहर आता है। तो वो किडनी कैसे बाहर फेंकती है या पास आउट करती है। फिर आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। ये तो आप सबको पता होना चाहिए कि आपके जिस्म के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्या है कि खून का सर्कुलेशन, यानी खून आपके जिस्म में कैसे इर्द गिर्द चक्कर लगाती हैं, तो सर्कुलेट कैसे करती हैं, वो हम सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। फिर आता है एंडोक्राइन। तो एंडोक्राइन में
हमने पढ़ना है एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, एंड मस्कुलर हमने मसल्स के बारे में मस्कुलर सिस्टम में पढ़ना है। मस्कुलर सिस्टम जो है उसमें हम मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो कैसे लगी हैं प्लीज़ कमेंट्स में आप अपने अच्छे और बेहतरीन कमेंट्स दें, ठीक है। और प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको लाइक करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।